नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रारंभिक भारत का इतिहास में राम शरण शर्मा। तो राम शरण शर्मा यानी RS शर्मा की ये बुक है और इससे हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। प्रोफेसर राम शरण शर्मा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इतिहासकार में पटना, दिल्ली और टोरंटो विश्वविद्यालयों में इतिहास के प्रोफेसर रह चुके हैं। वे भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं। भारतीय इतिहास कांग्रेस के भी अध्यक्ष। इस तरह उन्होंने जो है इतिहास को लिखा है और उनकी जो पुस्तकें हैं अच्छी मानी जाती हैं। तो उसमें इनकी विशेष सूची में जो प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व वो और प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक, ये दो अध्याय जो हैं हम थोड़ा कम देखेंगे। शुरू के अध्यायों में तीसरा अध्याय हम शुरू कर रहे हैं, स्रोतों के प्रकार और इतिहास का निर्माण। भौतिक अवशेष, सिक्के, अभिलेख, साहित्यिक स्रोत, विदेशी विवरण, ऐतिहासिक दृष्टि, इतिहास का निर्माण। तो ये सारे जो हैं टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। इनसे हम शुरू करते हैं इस अध्याय को। और इसमें आपको मानचित्रों की सूची दी हुई है। मानचित्र 1, इसमें प्राकृतिक, दूसरा वार्षिक वर्षा, भारत में तांबे, लौह अयस्क और सोने के निक्षेप, नवपाषाण स्थल, और इस तरह से इनके मानचित्र अलग अलग स्थल पर दिए हुए हैं। इसका प्राकथन है और तीसरे अध्याय हमसे शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। स्रोतों के प्रकार और इतिहास का निर्माण। सबसे पहले भौतिक अवशेष। प्राचीन भारत के निवासियों ने अपने पीछे अनगिनत भौतिक अवशेष छोड़े हैं। दक्षिण भारत में पत्थर के मंदिर और पूर्वी भारत में ईंटों के विहार आज भी धरातल पर देखने को मिलते हैं। पूर्वी भारत में ईंटों के विहार, ठीक है। उस युग का स्मरण कराते हैं ये, जब देश में भारी संख्या में भवनों का निर्माण हुआ, परंतु इन भवनों के अधिकांश अवशेष सारे देश में बिखरे अनेक टीलों के नीचे दब गए। टीला धरती की सतह के उस उभरे हुए भाग को कहते हैं जिसके नीचे पुरानी बस्तियों के अवशेष रहते हैं। यह कई प्रकार का हो सकता है, एकल सांस्कृतिक, मुख्य सांस्कृतिक और बहुसांस्कृतिक। एकल सांस्कृतिक टीलों में सर्वत्र एक ही संस्कृति दिखाई देती है। कुछ टीले केवल चित्रित धूसर मृद भांड अथवा प्रिंटेड ग्रे वेयर PGW संस्कृति के द्योतक हैं। कुछ टीले केवल चित्रित धूसर मृद भांड यानी चित्रित मृद भांडों से, मतलब ऐसे धूसर जो मृद भांड थे जो चित्रित भी थे, केवल उन्हीं टीलों कुछ उन्हीं मृद भांडों की टीले हैं। यानी कि चित्रित धूसर मृद भांड को हम क्या कह सकते हैं, पेंटेड ग्रे वेयर को हम PGW कह देते हैं। तो पेंटेड ग्रे वेयर यानी PGW का मतलब है चित्रित धूसर मृद भांड। तो कुछ टीले केवल चित्रित धूसर मृद भांड यानी PGW संस्कृति के द्योतक हैं। कुछ सातवाहन संस्कृति के और कुछ कुषाण संस्कृति के। मुख्य सांस्कृतिक टीलों में एक संस्कृति की प्रधानता रहती है। और देखिए यहाँ 3 टीले बताए एकल सांस्कृतिक। तो एकल सांस्कृतिक टीलों में जैसा कि मैंने बताया कि एकल टीले सांस्कृतिक टीलों में एक ही संस्कृति दिखाई देती हैं। कुछ टीले जैसे केवल चित्रित धूसर मृद भांड यानी कि PGW संस्कृति के द्योतक हैं। कुछ सातवाहन संस्कृति के, कुछ कुषाण संस्कृति के। मुख्य सांस्कृतिक टीला जो दूसरे प्रकार का है, उसमें टीलों में एक संस्कृति की प्रधानता रहती है और अन्य संस्कृतियाँ जो पूर्व काल की भी हो सकती हैं, उस काल की भी हो सकती है, विशेष महत्व की नहीं होती, उसके साथ रहती हैं। तीसरा है बहुसांस्कृतिक टीला। बहुसांस्कृतिक टीलों में उत्तरोत्तर अनेक संस्कृतियाँ पाई जाती हैं जो कभी कभी एक दूसरे के साथ चलती हैं, रामायण और महाभारत की भांति। खोदे गए टीलों का उपयोग हम संस्कृति के भौतिक और अन्य पक्षों के क्रमिक स्तरों को उजागर करने के लिए कर सकते हैं। टीले की खुदाई 2 तरह से की जाती है, अनुलंब या क्षैतिज। अनुलंब उत्खनन का अर्थ है सीधी खड़ी लंबवत खुदाई करना, जिससे कि नीचे विभिन्न संस्कृतियों का काला क्रमिक तांता उद्घाटित हो, मतलब सीधा नीचे की तरफ लंबवत खुदाई करनी हो। यह सामान्यतः स्थल के कुछ भाग में ही सीमित रहता है। क्षैतिज खनन का जो अर्थ होता है वो होता है सारे टीले की या उस वृहद भाग की खुदाई। इस तरह की खुदाई से हमें उस स्थल की काल विशेष की संस्कृति का पूरा आभास होता है। अधिकांश स्थलों की अनुलंब खुदाई के कारण
उनसे हमें भौतिक संस्कृति का खासा अच्छा कालानुक्रमिक सिलसिला मिल जाता है। अनुलंब खुदाई से, ठीक है। क्षैतिज खुदाइयाँ खर्चीली होने के कारण बहुत कम की जाती हैं। फलस्वरूप उत्खननों से प्राचीन भारतीय इतिहास की अनेक अवस्थाओं के भौतिक जीवन का पूर्ण और समग्र चित्र नहीं मिल पाता। जिन टीलों का उत्खनन हुआ है उनके भी पुरावशेष विभिन्न अनुपातों में सुरक्षित हैं। सूखी जलवायु के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिमोत्तर भारत के पुरावशेष अधिक सुरक्षित बने रहे हैं सूखी जलवायु के कारण, परंतु मध्य गंगा के मैदान और डेल्टाई क्षेत्रों की नम और आर्द्र जलवायु में लोहे के औजार भी संक्षारित हो जाते हैं और कच्ची मिट्टी से बने भवनों के अवशेष को खोजना कठिन होता है। नम और जलोढ़ क्षेत्रों में तो पक्की ईंटों और भवनों काल में ही आकर हमें उत्कृष्ट और प्रचुर अवशेष मिल पाते हैं। नम और जलोढ़ क्षेत्रों में तो पक्की ईंटों और पत्थर के भवनों के काल में आकर ही हमें उत्कृष्ट और प्रचुर अवशेष मिल पाते हैं। पश्चिमोत्तर भारत में हुए उत्खननों से ऐसे नगरों का पता चलता है जिनकी स्थापना लगभग 2500 ईस्वी पूर्व में हुई थी। इसी प्रकार उत्खननों से हमें गंगा की घाटी में विकसित भौतिक संस्कृति के बारे में भी जानकारी मिली है। इससे पता चलता है कि उस समय के लोग जिन बस्तियों में रहते थे उनका ढांचा कैसा था, वे किस प्रकार के मृद भांड का उपयोग करते थे, किस प्रकार के घरों में रहते थे, भोजन में किन अनाजों का इस्तेमाल किया करते थे, कैसे औजारों या हथियारों का प्रयोग करते थे। दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि चीज़ें भी कब्र में गाड़ते थे। इसके ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर खड़े कर देते थे। ऐसे स्मारकों को महापाषाण या मेगालिथ कहते हैं। हालांकि सभी महापाषाण इसी श्रेणी में नहीं आते। इनकी खुदाई बतलाती है कि लौह युग की शुरुआत होने पर दक्कन के लोग किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते थे। जिस विज्ञान के आधार पर पुराने टीलों का क्रमिक स्तरों में विधिवत उत्खनन किया जाता है और प्राचीन काल के लोगों के भौतिक अवशेष के बारे में जानकारी मिलती है, उसे पुरातत्व या आर्कियोलॉजी कहते हैं। उत्खनन और अन्वेषण के फलस्वरूप भौतिक अवशेषों का विभिन्न प्रकार से वैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है। रेडियो कार्बन काल निर्धारण की विधि से ये पता लगाया जाता है वे किस काल के हैं। रेडियो कार्बन या कार्बन 14 C14 कार्बन का रेडियोधर्मिक समस्थानिक यानी कि आइसोटोप हैं जो सभी प्राणवान वस्तुओं में विद्यमान होता है। सभी रेडियोधर्मी पदार्थों की तरह इसका निश्चित समान गति से क्षय होता है। जब कोई वस्तु जीवित रहती है तो C14 के क्षय की प्रक्रिया के साथ हवा और भोजन की खुराक से उस वस्तु में C14 का समन्वय भी बना रहता है, परंतु जब वस्तु निष्प्राण हो जाती हैं तो इसमें विद्यमान C14 के क्षय की प्रक्रिया समान गति से जारी रहती है, लेकिन ये हवा और भोजन से C14 लेना बंद कर देता है। किसी प्राचीन वस्तु में विद्यमान C14 में आई कमी को मापकर उसके समय का निर्धारण किया जाता है। इसीलिए यह संभव है क्योंकि C14 का क्षय निश्चित गति से होता है, जैसा पहले बताया जा चुका है। यह ज्ञात है कि C14 का आधा जीवन जो है 5568 वर्षों का होता है। रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल या समय जिसमें वस्तु की आधी रेडियोधर्मी धारिता लुप्त हो जाती है। इस प्रकार अगर कोई वस्तु 5568 वर्षों पहले निष्प्राण हुई थी तो उसकी C14 धारिता उस समय की तुलना में आधी रह जाएगी जब वह जीवित थी, उस समय की तुलना में आधी रह जाएगी। अगर 11,136 वर्ष पहले निष्प्राण हुई तो C14 की धारिता उस समय की तुलना में 1/4 रह जाएगी जब वह जीवित थी। पौधों के अवशेषों का परीक्षण करके विशेषतः पराग के विश्लेषण द्वारा जलवायु और वनस्पति का इतिहास बनता है। इसी आधार पर यह कहा जाता है कि राजस्थान और कश्मीर में कृषि का प्रचलन हुआ लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व में। ठीक, किस आधार पर कहा जाता है? पौधों के अवशेषों का परीक्षण करके विशेषतः पराग के विश्लेषण द्वारा जलवायु और वनस्पति का इतिहास बनता है। ठीक, पराग के विश्लेषण द्वारा। और इसी आधार पर यह कहा जाता है कि राजस्थान और कश्मीर में कृषि का प्रचलन लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व में भी था। धातु की शिल्प वस्तुओं की प्रकृति और घटकों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है और उसके परिणाम से पता चलता है कि वे जगहें कहाँ हैं जहाँ से धातुएं प्राप्त की गई थी
और इससे धातु विज्ञान के विकास की अवस्थाओं का पता लगाया जाता है। पशुओं की हड्डियों का परीक्षण कर उनकी पहचान की जाती है। उनके पालतू होने और तरह तरह के काम में लाने का पता लगाया जाता है। अब हम बात करेंगे सिक्कों की। अनेक सिक्के और अभिलेख धरातल पर भी मिले हैं, पर इनमें से अधिकांश जमीन को खोद कर निकाले गए हैं। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या न्यूमेस्मेटिक्स कहा जाता है। न्यूमेस्मेटिक्स। आजकल की तरह प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा का प्रचलन नहीं था, पर धातु धन या धातु मुद्रा सिक्का चलता था। पुराने तांबे, चांदी, सोने और शीशे के सिक्के बनते थे। पकाई गई मिट्टी के बने सिक्कों के सांचे बड़ी संख्या में मिले हैं। इनमें से अधिकांश सांचे कुषाण काल के अर्थात ईसा की आरंभिक 3 सदियों के हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, पुराने सिक्के तांबे, चांदी, सोने और शीशे के बनते थे। पकाई गई मिट्टी के बने सिक्कों के सांचे बड़ी संख्या में मिले हैं और इनमें से अधिकांश सिक्कों के सांचे जो हैं वो कुषाण काल के मिले हैं, जिनमें सिक्के ढाले जाते थे। तांबे, चांदी, सोने और शीशे के सिक्के बनते थे पुराने। ठीक है, कुषाण काल में सिक्कों का प्रचलन था, इस बात का ध्यान रखिएगा। गुप्तोत्तर काल में भी ये सांचे लगभग लुप्त हो गए थे। ठीक है, गुप्तोत्तर काल में ये सांचे जो हैं लगभग लुप्त हो गए थे। मतलब फिर सिक्के डालने के लिए सांचों का इस्तेमाल नहीं होता था। प्राचीन काल में आज जैसी बैंकिंग प्रणाली नहीं थी, इसलिए लोग अपना पैसा मिट्टी और कांसे के बर्तनों में बड़ी हिफाजत से जमा रखते थे, ताकि मुसीबत के दिनों में उस बहुमूल्य निधि का उपयोग कर सकें। ठीक, ऐसी अनेक निधियाँ किस में रखते थे? मिट्टी और कांसे के बर्तनों में। ठीक है, ऐसी अनेक निधियाँ जिनमें न केवल भारतीय सिक्के हैं, बल्कि रोमन साम्राज्य जैसी विदेशी टकसालों में ढाले गए सिक्के भी हैं। देश के अनेक भागों में मिली हैं ऐसी बहुत सारी निधियाँ मिली हैं। ये निधियाँ अधिकतर कोलकाता, पटना, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, मुंबई और चेन्नई के संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। बहुत से भारतीय सिक्के नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संग्रहालयों में भी देखने को मिलते हैं। चूँकि ब्रिटेन ने भारत पर लंबे अरसे तक राज किया, इसलिए ब्रिटिश अधिकारी भी अपने निजी और सार्वजनिक संग्रहालयों में बहुत सारे भारतीय सिक्के ले गए। प्रमुख राजवंशों के सिक्कों की सूचियां तैयार कर प्रकाशित की गई। कोलकाता के इंडियन म्यूजियम, लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम आदि के सिक्कों की एक ऐसी सूचियां उपलब्ध हैं, परंतु बहुत सारे सिक्कों की सूचियां बनाना और प्रकाशित करना अब भी बाकी हैं। हमारे आरंभिक सिक्कों पर तो कुछ एक प्रतीक मिलते हैं, पर बाद के सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिथि का भी उल्लेख है। आरंभिक सिक्कों में प्रतीक बाद में मतलब तिथि वगैरह सब भी डालते थे और देवताओं और राजाओं के मतलब चित्र भी, नाम भी डालते थे। इन सिक्कों के उपलब्धि स्थान बतलाते हैं और उन स्थानों में इन सिक्कों का प्रचलन हुआ था। इन सिक्कों की उपलब्धि स्थान बतलाते हैं और स्थान बतलाते हैं कि उन स्थानों में इन सिक्कों का प्रचलन हुआ था। इस प्रकार प्राप्त सिक्कों के आधार पर कई राजवंशों के इतिहास का पुनर्निर्माण संभव हुआ है, विशेषतः उन हिंद यवन शासकों के इतिहास का जो उत्तरी अफगानिस्तान से भारत पहुँचे और जिन्होंने ईसा पूर्व 2री और 1ली सदियों में यहाँ शासन किया। चूँकि सिक्कों का काम दान, दक्षिणा, खरीद बिक्री और वेतन मजदूरी के भुगतान में पड़ता था, इसलिए सिक्कों से आर्थिक इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। राजाओं से अनुमति लेकर व्यापारियों और स्वर्णकारों की श्रेणियों का मतलब व्यापारिक संघों ने भी अपने कुछ सिक्के चलाए थे अनुमति लेकर। इससे शिल्पकारी और व्यापार की उन्नतावस्था सूचित होती हैं। सिक्कों के सहारे बड़ी मात्रा में लेन देन संभव हुआ और व्यापार को बढ़ावा मिला। सबसे अधिक सिक्के मौर्योत्तर कालों में मिले हैं। सबसे ज़्यादा सिक्के किस में मिले हैं? तो मिले हैं मौर्योत्तर कालों में, जो विशेषतः शीशे, पोटिन, तांबे, कांसे, चांदी और सोने के हैं। गुप्त शासकों ने सोने के सिक्के सबसे अधिक जारी किए। सबसे अधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में मिले हैं। उसमें गुप्त काल जो है सबसे अधिक सोने के सिक्के डालने वाला राजवंश था। सबसे पहले शायद सोने के सिक्के कुषाणों में मिले थे। अब ध्यान दीजिएगा, गुप्त
शासकों ने सोने के सबसे अधिक सिक्के जारी किए। इनसे पता चलता है कि व्यापार वाणिज्य विशेषतः मौर्योत्तर काल में, मौर्यों के उत्तर काल में, गुप्त काल में और गुप्त काल के अधिक भाग में युग बढ़ा। मौर्योत्तर काल और मौर्योत्तर काल मतलब गुप्त काल ही है एक तरीके से। इसके विपरीत गुप्तोत्तर काल मतलब गुप्त काल समाप्त हो जाता है। मौर्यों के बाद गुप्त आए, गुप्तों के बाद में गुप्त काल समाप्त हो जाता है। गुप्तोत्तर काल के बहुत कम सिक्के मिले हैं, मतलब गुप्त के बाद में सिक्के कम हो जाते हैं, जिससे ये प्रकट होता है कि इन दोनों व्यापार वाणिज्य शिथिल हो गया था। सिक्कों पर राजवंशों और देवताओं के चित्र, धार्मिक प्रतीक और लेख भी अंकित रहते हैं, जिनसे तत्कालीन कला और धर्म पर प्रकाश पड़ता है। अभिलेख। अब हम जानेंगे अभिलेखों के बारे में। सिक्कों से भी कहीं अधिक महत्व के हैं अभिलेख। इनके अध्ययन को पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी कहते हैं और इनकी तथा दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र या पेलियोग्राफी कहते हैं। पेलियोग्राफी कहते हैं। पुरालेख मुहरों, प्रस्तर स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं अभिलेख, ठीक। और मंदिर की दीवारों और ईंटों या मूर्तियों पर भी अभिलेख मिलते हैं। मुहरों पर भी, प्रस्तर स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों, ताम्रपात्रों आदि पर मिलते हैं। मंदिर की दीवारों और ईंटों या मूर्तियों पर भी अभिलेख मिलते हैं। यहाँ पर अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, जैसे मैंने बताया, इनके अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं, ठीक। और यहाँ पर जो इनकी भी, अभिलेखों की भी और पुराने दस्तावेजों की जो प्राचीन तिथि के अध्ययन को कहते हैं, उसको कहते हैं पुरालिपि शास्त्र यानी कि पेलियोग्राफी। समग्र देश में आरंभिक अभिलेख पत्थरों पर खुदे मिलते हैं, किंतु ईसा के आरंभिक शतकों में इस काम में ताम्रपात्रों का आरंभ हुआ। ईसा के आरंभिक शतकों में। तथापि पत्थर पर अभिलेख खोदने की परिपाटी दक्षिण भारत में व्यापक स्तर पर जारी रही। दक्षिण भारत में मंदिर की दीवारों पर भी स्थायी स्मारकों के रूप में भारी संख्या में अभिलेख खोदे गए। सिक्कों की तरह अभिलेख भी देश के विभिन्न संग्रहालयों में संरक्षित हैं, सुरक्षित हैं। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर में मुख्य पुरालेख शास्त्री के कार्यालय में संग्रहित हैं। आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में और ये ईसा पूर्व 3री सदी के हैं। अभिलेखों में संस्कृत भाषा ईसा की 2री सदी से मिलने लगती हैं। और 4वीं-5वीं सदी में इसका सर्वत्र व्यापक प्रयोग होने लगा था। 2री से मिलने लगती, 4वीं-5वीं में इसका सर्वत्र व्यापक प्रयोग हुआ था। तब भी प्राकृत भाषा का प्रयोग समाप्त नहीं हुआ। अभिलेखों ने प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग 9वीं-10वीं सदी से होने लगा। मौर्य, मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस यानी कि कार्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम, अर्थात यहाँ पर देखिएगा कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम नामक ग्रंथमाला में संकलित करके प्रकाशित किए गए। गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम नामक ग्रंथमाला में संकलित करके प्रकाशित किए गए, परंतु गुप्त काल के अधिक अभिलेख अभी भी इस प्रकार सुव्यवस्थित रूप से संकलित नहीं हुए। ध्यान दीजिएगा, मौर्य और मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख जो हैं वो कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम इस नाम की ग्रंथमाला में संकलित करके प्रकाशित किए गए हैं, मौर्य, मौर्योत्तर और गुप्त काल के। परंतु गुप्त काल के बाद की बात करें, इन तीनों के अलावा गुप्तोत्तर काल में अगर जाते हैं, गुप्तोत्तर काल के अभिलेख अभी तक इस प्रकार सुव्यवस्थित रूप से संकलित नहीं हुए हैं। दक्षिण भारत के अभिलेखों के स्थान क्रम सूचियाँ प्रकाशित हुई हैं, फिर भी 50,000 साल या 50,000 से अधिक साल नहीं, फिर भी 50,000 से भी अधिक अभिलेख, जिनमें अधिकांश दक्षिण भारत के हैं, प्रकाशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। ये संभवतः ऐसी किसी भावचित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं जिसमें विचारों और वस्तुओं को चित्रों के रूप में व्यक्त किया जाता था। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में हैं। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी।
ठीक। उसके अभिलेख उसके कुछ शिलालेख खरोष्टी लिपि में भी मिले हैं जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। देखिए, बाएं से दाएं लिखी जाती हैं वो हैं ब्राह्मी लिपि। अशोक की शिलालेख ब्राह्मी लिपि में यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती हैं। कुछ अभिलेख उनके खरोष्टी लिपि में है जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। बाएं से दाएं लिखी जाती हैं, जैसे ब्राह्मी लिपि देवनागरी लिपि की तरह ही लिखी जाती है, बाएं से दाएं। लेकिन दाएं से बाएं लिखी जाती है खरोष्टी लिपि जो उल्टी है, ठीक है, जैसे उर्दू लिखी जाती है वैसे। लेकिन पश्चिमोत्तर भाग के अलावा भारत में विभिन्न प्रदेशों में ब्राह्मी लिपि का ही प्रचार रहा। पश्चिमोत्तर भाग के, पश्चिम और उत्तर के भाग के अलावा, जो पश्चिम उत्तर के बीच का भाग है, उसके अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान के अशोक के शिलालेखों में यूनानी और अरामाइक लिपियों का भी प्रयोग हुआ है। गुप्त काल के अंत तक देश की प्रमुख लिपि ब्राह्मी ही रही। गुप्त काल के अंत तक यदि ब्राह्मी और इसकी विभिन्न शैलियों का भलीभांति ज्ञान हो जाए तो कोई भी पुरालेख विद ईसा की 8वीं सदी तक के अधिकांश पुरालेखों को पढ़ सकता है। परंतु इसके बाद इस लिपि की प्रादेशिक शैलियों में भारी अंतर आ गया और इन्हें अलग अलग नाम दे दिए गए। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृति की मोहरों में मिलते हैं। सबसे पुराने जो अभिलेख हैं वो हड़प्पा संस्कृति की मोहरों में मिलते हैं। सबसे पुराने ये लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं। इनका पढ़ना अब तक संभव नहीं हुआ है। देश के सबसे पुराने अभिलेख जो पढ़े जा चुके हैं वे ईसा पूर्व 3री सदी के अशोक के शिलालेख हैं। मतलब अब तक सबसे पुराने पढ़े गए अभिलेखों में ईसा पूर्व 3री सदी के शिलालेख हैं। 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 स्तंभ लेख मिले थे, एक मेरठ में और दूसरा हरियाणा के टोपरा नामक स्थान में। 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 स्तंभ लेख मिले थे, एक मिला था मेरठ से, दूसरा हरियाणा के टोपरा नामक स्थान में। उसने इन्हें दिल्ली मंगवाया और अपने राज्य के पंडितों से पढ़वाने का प्रयास किया, परंतु कोई भी पंडित पढ़ नहीं पाया। 18वीं सदी के अंतिम चरण में अंग्रेजों ने इन्हें पढ़ने की कोशिश की तो उन्हें भी इस कठिनाई का सामना करना पड़ा। इन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 में सफलता मिली जेम्स प्रिसेम्प को, जो उस समय बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में उच्च पद पर था। तो 1837 में सफलता मिली जेम्स प्रिसेम्प को उन अभिलेखों को पढ़ने में, ठीक है। अभिलेख के अनेक प्रकार हैं। कुछ अभिलेखों में अधिकारियों और जनता के लिए जारी किए गए सामाजिक, धार्मिक और प्रशासनिक राज्य देशों निर्णयों की सूचनाएं रहती हैं। अशोक के शिलालेख इस कोटि के हैं। दूसरी कोटि में वे आनुष्ठानिक अभिलेख मिलते हैं। देखिए, पहली कोटि में क्या है, सामाजिक, धार्मिक, प्रशासनिक, राज्य देशों, राज्य के आदेशों और निर्णयों की सूचनाएं रहती हैं, मतलब सूचनाओं वाले अभिलेख। दूसरी कोटि में जो मिलते हैं आनुष्ठानिक अभिलेख मिलते हैं। अनुष्ठानिक में बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव आदि संप्रदायों के अनुयायियों ने भक्ति भाव से स्थापित स्तंभों, प्रस्तर फलकों, मंदिरों और प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण कराया है। तीसरी कोटि में वे प्रशस्तियाँ आती हैं जिनमें राजाओं और विजेताओं के गुणों और कीर्तियों का बखान हो, पर उनकी पराजयों और कमजोरियों का जिक्र नहीं हो। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति इस कोटि का उदाहरण है। तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग में जो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है वो तीसरी कोटि का उदाहरण है, मतलब जिसमें विजयों का वर्णन हो और हार का वर्णन नहीं हो। इन सभी के अलावा बहुत सारे ऐसे दान पत्र मिलते हैं जिनमें न केवल राजाओं और राजपुत्रों द्वारा बल्कि शिल्पियों और व्यापारियों द्वारा भी मुख्यतः धर्मार्थ, पैसा, मवेशी, भूमि आदि के दान जो हैं अभी लिखित हैं। मुख्यतः राजाओं और सामंतों द्वारा दान किए गए भूमि दान के अभिलेख विशेष महत्व के हैं, क्योंकि इनमें प्राचीन भारत की भू व्यवस्था और प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती हैं। ये अभिलेख अधिकतर ताम्र पात्रों पर उकेरे गए हैं। इनमें भिक्षुओं, ब्राह्मणों, मंदिरों, विहारों, जागीरदारों और अधिकारियों को दिए गए गांवों, भूमियों और राजस्व के दानों का विवरण है। ये विभिन्न भाषाओं में मिलते हैं, जैसे प्राकृत, संस्कृत, तमिल, तेलुगु आदि। अब हम बात करेंगे साहित्यिक स्रोतों की। साहित्यिक स्रोत क्या हैं? यद्यपि प्राचीन भारत के लोगों को लिपि का ज्ञान 2500 ईसा पूर्व में भी था, परंतु हमारी प्राचीनतम उपलब्ध पांडुलिपियाँ ईसा की 4वीं सदी के पहले की नहीं हैं।
भारत के लोगों का लिपि का ज्ञान जो है 2500 ईस्वी पूर्व में भी था। 2500 ईस्वी पूर्व में भी भारत के लोग जो है लिपि जानते थे, परंतु प्राचीनतम उपलब्ध पांडुलिपियाँ ईसा की 4वीं सदी के पहले की नहीं हैं और ये भी मध्य एशिया से प्राप्त हुई हैं। भारत में पांडुलिपियाँ भोजपत्रों और ताल पत्रों पर लिखी हैं, परंतु मध्य एशिया में जहाँ भारत से प्राकृत भाषा फैल गई थी, ये पांडुलिपियाँ मैश चर्म और काष्ठ फलकों पर भी लिखी गई। इन्हें हम भले ही अभिलेख कह दें, परंतु ये एक प्रकार की पांडुलिपियाँ ही हैं। उन दिनों मुद्रण कला का आविष्कार नहीं हुआ था, मुद्रण कला का, इसलिए ये पांडुलिपियाँ मूल्यवान समझी जाती थी। वैसे तो समूचे भारत में संस्कृत की पुरानी पांडुलिपियाँ मिली हैं, परंतु इनमें से अधिकतर दक्षिण भारत, कश्मीर और नेपाल से प्राप्त हुई हैं। दक्षिण भारत, कश्मीर और नेपाल से प्राप्त हुई हैं। आजकल अधिकांश अभिलेख संग्रहालयों में और पांडुलिपियाँ पुस्तकालयों में संचित सुरक्षित हैं। अधिकांश प्राचीन ग्रंथ धार्मिक विषयों पर हिंदुओं के धार्मिक साहित्य में वेद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि मिलते हैं। हिंदुओं के धार्मिक साहित्य में कोई क्या आते हैं, ये सब आते हैं, बता दिया मैंने। ये साहित्य प्राचीन भारत की सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर काफ़ी प्रकाश डालता है, किंतु देश और काल के संदर्भ में इसका उपयोग करना बड़ा कठिन है। ऋग्वेद को 1500 से 1000 ईसा पूर्व के लगभग मान सकते हैं, लेकिन अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मणों, आरण्यकों, उपनिषदों को 1000 से 500 ईसा पूर्व के लगभग माना जाएगा। प्रायः सभी वैदिक ग्रंथों में क्षेपक मिलता है, जो सामान्यतः आदि या अंत में रहता है। यों ग्रंथ के बीच में क्षेपक का पाया जाना कोई असाधारण बात नहीं है। ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुतियाँ हैं, परंतु बाद में वैदिक साहित्य में स्तुतियों के स्थान पर कर्मकांड, जादूटोना और पौराणिक आख्यान भी हैं। हाँ, उपनिषदों में हमें दार्शनिक चिंतन मिलते हैं। वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझ में आए, इसके लिए वेदांगों, वेद के अंग भूत शास्त्रों का अध्ययन आवश्यक था। वेदांग थे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा जो है उच्चारण विधि इसमें दी जाती थी, ठीक है। कल्प में कर्म कांड समझाया जाता था। व्याकरण जो है भाषा को समझने के लिए होती थी। निरुक्त भाषा विज्ञान होता था। छंद और ज्योतिष भी इसके अंग हैं। इनमें से प्रत्येक शास्त्र के चतुर्दिक प्रचुर साहित्य विकसित हुए हैं। इनमें से प्रत्येक शास्त्र के चतुर्दिक प्रचुर साहित्य विकसित हुए हैं। यह साहित्य गद्य में नियम रूप में लिखा गया है। संक्षिप्त होने के कारण ये नियम सूत्र कहलाते हैं। सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण है पाणिनि का व्याकरण, जो 450 ईस्वी पूर्व के आसपास लिखा गया था। 450 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया था पाणिनि का व्याकरण। व्याकरण के नियमों का उदाहरण देने के क्रम में पाणिनि ने अपने समय के समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर अमूल्य प्रकाश डाला। महाभारत, रामायण और प्रमुख पुराणों का अंतिम रूप से संकलन 400 ईस्वी के आसपास हुआ प्रतीत होता है। इनमें महाभारत, जो व्यास की कृति मानी जाती हैं, संभवतः 10वीं सदी ईसा पूर्व से 34 सदी ईस्वी तक की स्थिति का आभास होता है। पहले इनमें लगभग 8800 श्लोक थे। इसका नाम जयस था, जिसका अर्थ है विजय संबंधी ग्रंथ। बाद में इसमें बढ़कर के 24,000 श्लोक हो गए हैं और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ और इसमें प्राचीनतम वैदिक जन भारत के वंशों की कथा है। अंततः इसमें 1 लाख श्लोक हो गए और तदनुसार ये शतशास्त्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। इसमें कथोपकथाएँ हैं, वर्णन हैं, उपदेश भी हैं। इसकी मूल कथा जो कौरवों और पांडवों के युद्ध की है, उत्तर वैदिक काल की हो सकती हैं। इसके विवरणात्मक अंश का उपयोग वेदोत्तर काल के संदर्भ में किया जा सकता है और उपदेशात्मक अंश का सामान्यतः मौर्योत्तर और गुप्त काल के संदर्भ में। इस प्रकार वाल्मीकि रामायण में मूलतः 6000 श्लोक थे, जो बढ़कर 12000 श्लोक हो गए और अंततः 24,000 श्लोक हो गए। यद्यपि यह महाकाव्य महाभारत की अपेक्षा अधिक ठोस हैं,
तथापि इसमें कुछ ऐसे उपदेशात्मक भाग हैं जो बाद में जोड़े गए हैं, इसलिए रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी में शुरू हुई। तब से ये 5 अवस्थाओं से गुजर चुकी हैं। इसकी 5वीं अवस्था तो ईसा की 12वीं सदी में आई। मिलजुला कर इनकी रचना महाभारत के बाद प्रतीत होती हैं। वैदिक काल के बाद कर्मकांड साहित्य की भरमार मिलती हैं। राजाओं के द्वारा 3 उच्च वर्णों, धनाढ्य पुरुषों और अनुष्ठेय सार्वजनिक यज्ञों के विधि विधान स्रोत सूत्रों में दिए गए हैं। इन्हीं में राज्याभिषेक के कई आडंबर पूर्वक अनुष्ठान भी मिलते हैं। इसी तरह जात कर्म, जन्मानुष्ठान, नामकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध आदि घरेलू या पारिवारिक अनुष्ठानों का विधि विधान गृह सूत्रों में पाया जाता है। स्रोत सूत्र और गृह सूत्र दोनों ईसा पूर्व 600 से 300 ईस्वी के आसपास हैं। यहाँ शुल्ब सूत्र भी उल्लेखनीय है, जिसमें यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विधान है। ज्यामिति और गणित का अध्ययन वहीं से प्रारंभ होता है, 600 से 300 ईस्वी के आसपास। तो यहाँ पर जो हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारे संस्कार जो हुए जिनके समय के साथ लिखा गया, जिनके बारे में कि राजाओं के द्वारा और 3 उच्च वर्णों, धनाढ्य पुरुषों द्वारा अनुष्ठेय सार्वजनिक यज्ञों के विधि विधान स्रोत सूत्रों में दिए गए हैं। स्रोत सूत्र क्या होते हैं समझेंगे। और इन्हीं में राज्याभिषेक के कई आडंबरपूर्ण अनुशासन भी मिलते हैं। इसी तरह जात कर्म, जन्मानुष्ठान, इसके अलावा नामकरण, जात कर्म के अलावा नामकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध आदि घरेलू या पारिवारिक अनुष्ठानों का विधि विधान गृह सूत्रों में मिलता है। तो एक तो नामकरण, जात कर्म, ये सब जो है गृह सूत्रों में मिलता है। और एक स्रोत सूत्र जो हैं उनमें ये अनुष्ठान जो मिलते हैं, जैसे धनाढ्य पुरुषों द्वारा अनुष्ठान, सार्वजनिक यज्ञों का विधि विधान, तो ये सब जो है वो मिलता है स्रोत सूत्रों में। तो यज्ञ आदि का जो है वो स्रोत सूत्रों में, और विवाह, इस तरह के श्राद्ध और इनके जो अनुष्ठान वो है गृह सूत्रों में। स्रोत सूत्र और गृह सूत्र दोनों ईसा पूर्व 600 से 300 ईस्वी के आसपास के हैं। ठीक, यहाँ शुल्ब सूत्र भी उल्लेखनीय हैं, जिनमें यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विधान है। ज्यामिति और गणित का अध्ययन वहीं से आरंभ होता है। जैनों और बौद्धों के धार्मिक ग्रंथों में ऐतिहासिक व्यक्तियों और घटनाओं का उल्लेख मिलता है। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। ये भाषा मगध यानी दक्षिण बिहार में बोली जाती थी। इन ग्रंथों को अंततः संकलित तो किया गया श्रीलंका में। अब ये जो भाषा है मगध के दक्षिण बिहार में बोली जाती है, मगध या दक्षिण बिहार में बोली जाती है। इन ग्रंथों को अंततः संकलित तो किया गया श्रीलंका में ईसा पूर्व 2री सदी में, पर इनके धर्म शिक्षात्मक अंश बुद्ध के समय की स्थिति बताते हैं। ठीक है, इनको संकलित कहाँ किया? श्रीलंका में। ठीक है, इनको संकलित किया गया श्रीलंका में ईसा पूर्व 2री सदी में। ठीक है, इन ग्रंथों में हमें न केवल बुद्ध की जीवन के बारे में बल्कि उनके समय के मगध, बिहार, उत्तर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई शासकों के बारे में जानकारी भी मिलती है। बौद्धों के धार्मिकेतर साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण और रोचक हैं गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं। ऐसा विश्वास है कि गौतम के रूप में जन्म लेने से पहले बुद्ध 550 से भी अधिक पूर्व जन्मों से गुजर चुके थे। इनमें से कई जन्मों में उन्होंने पशु के जीवन पाए। पूर्व जन्मों की कथाएं जातक कथाएं कहलाती हैं, और प्रत्येक कथा एक प्रकार की लोक कथा है। ये जातक ईसा पूर्व 5वीं सदी से 2री सदी ईस्वी सन तक सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर बहुमूल्य प्रकाश डालते हैं। प्रसंगवश ये कथाएं बुद्धकालीन राजनीतिक घटनाओं की भी जानकारी देती हैं। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई। ईसा की 6ठी सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में इन्हें अंतिम रूप से संकलित किया गया। जैन ग्रंथों की रचना जो है प्राकृत भाषा में हुई और गुजरात के वल्लभी में इनको संकलित किया गया। फिर भी इन ग्रंथों में ऐसे अनेक अंश हैं जिनके आधार पर हमें महावीर कालीन बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायता मिली है। जैन ग्रंथों में व्यापार और व्यापारियों के बारे में उल्लेख मिलता है। लौकिक साहित्य भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। विधि ग्रंथों को उस कोटि में रखा जा सकता है। देखिए, विधि ग्रंथों को जो हैं लौकिक साहित्य में रखा जा सकता है। इन ग्रंथों में धर्मसूत्र, स्मृतियाँ, टीकाएँ पड़ती हैं, और इन तीनों को मिलाकर यानी कि धर्मसूत्र, स्मृतियों और टीकाओं को
धर्मशास्त्र कहा जाता है। धर्मसूत्र हो तो भी धर्मशास्त्र, स्मृतियाँ हो तो भी धर्मशास्त्र, और टीकाएँ होती हैं उनको भी धर्मशास्त्र कहा जाता है। धर्मसूत्रों का संकलन जो है 500 से 200 ईसा पूर्व में हुआ था। मुख्यतः स्मृतियाँ ईसा की आरंभिक 6 सदियों में संहिताबद्ध की गई। इनमें विभिन्न वर्णों, राजाओं, पदाधिकारियों के कर्तव्यों का विधान किया गया है। इनमें संपत्ति के अर्जन, विक्रय और उत्तराधिकार के नियम सहित विवाह के विधान भी दिए गए हैं तथा चोरी, हमला, हत्या, व्यभिचार आदि के लिए दंड विधान भी किया गया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र अत्यंत महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है। यह 15 अधिकरणों या खंडों में विभक्त हैं, जिनमें दूसरा या तीसरा सबसे पुराने हैं। दूसरा और तीसरा जो हैं 15 खंडों में दूसरा और तीसरा जो सबसे पुराने हैं। लगता है कि इन अधिकरणों की रचना विभिन्न लेखकों ने की है। इस ग्रंथ का वर्तमान रूप ईसवी सन के आरंभ में किया गया, परंतु इसके प्राचीनतम अंश मौर्यकालीन समाज और अर्थतंत्र की झलक देते हैं। इसमें प्राचीन भारतीय राज्यतंत्र तथा अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण सामग्री मिलती हैं। हमें भास, शूद्रक, कालिदास और बाणभट्ट की रचनाएं भी प्राप्त हैं। इनका साहित्यिक मूल्य तो है ही, इनमें लेखकों के अपने अपने समय की स्थितियाँ भी प्रतिबिंबित हैं। कालिदास ने काव्य और नाटक लिखे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध हैं अभिज्ञान शाकुंतलम। इन महान सृजनात्मक कृतियों में गुप्तकालीन उत्तरी और मध्य भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन की झलक मिलती है। इन संस्कृत स्रोतों के अलावा कुछ प्राचीन तमिल ग्रंथ भी हैं जो संगम साहित्य में संकलित हैं। राजाओं द्वारा संरक्षित विद्या केंद्रों में एकत्र होकर कवियों और भाटों ने 3-4 सदियों में इस साहित्य का सृजन किया था। ऐसी साहित्यिक सभा को संगम कहते थे, इसलिए समूचा साहित्य संगम साहित्य के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कहा जाता है कि इन कृतियों का संकलन ईसा की आरंभिक 4 सदियों में हुआ, हालांकि इनका अंतिम संकलन 6वीं सदी में जान पड़ता है। संगम साहित्य के पद्य 30,000 पंक्तियों में मिलते हैं, जो 8 एटतोक्के अर्थात संकलनों में विभक्त हैं। तो 8 एटतोक्के यानी 8 संकलनों में विभक्त हैं। पद्य 100 के समूह में संग्रहित हैं। ठीक है, जैसे पुरनानूरु यानी बाहर के 4 शतक, बाहर के 4 शतक। तो जैसे मैंने बताया पद्य 100 के समूह में संग्रहित है। जैसे अगर बताएं आपको इन साहित्यिक स्रोतों के बारे में जानकारी, तो जैसे ये अलग अलग संकलनों में मिलते हैं। तो जैसे एक तो यहाँ पर पुरनानूरु यानी कि बाहर के 4 शतक इसका नाम है। इसके अलावा जैसे पट्टिनेनकील कणक्कु यानी 18 निम्न संग्रह। पट्टिनेनकील कणक्कु यानी 18 निम्न संग्रह। और इसके अलावा एक है मत्तपाट यानी 10 गीत। पहला दूसरे से पुराना माना जाता है, इसलिए लौकिक इतिहास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है। संगम ग्रंथ बहुस्तरीय है, परंतु संप्रति शैली और विषय वस्तु के आधार पर इनका स्तर निर्धारण नहीं किया जा सकता। जैसा कि आगे बताया गया है कि इन स्तरों का पता सामाजिक विकास की अवस्थाओं के आधार पर लगाया जा सकता है। संगम ग्रंथ वैदिक ग्रंथों से खासकर ऋग्वेद से भिन्न प्रकार के हैं। संगम ग्रंथ जो हैं ऋग्वेद से भिन्न प्रकार के हैं। ये धार्मिक ग्रंथ नहीं हैं। इनके मुक्तकों और प्रबंध काव्यों की रचना बहुत सारे कवियों ने की है, जिनमें बहुत से नायकों, वीर पुरुषों और नायिकाओं का गुणगान है। इस प्रकार ये लौकिक जीवन की लौकिक कोटि के हैं। ये आदिमकालीन गीत नहीं हैं इनमें, बल्कि इनमें परिष्कृत साहित्य का दर्शन होता है। अनेक काव्यों में योद्धा, सामंत और राजा का नामतः उल्लेख करके उनके वीरतापूर्व कार्यों का सविस्तार वर्णन किया गया है। उनके द्वारा भाटों को दिए गए दानों की प्रशंसा की गई है। ये काव्य दरबारों में पढ़े जाते होंगे।
इनकी तुलना होमर युग के वीर गाथा काव्यों से की जाती हैं, क्योंकि इनमें भी युद्धों और योद्धाओं के वीर युग का चित्रण है। इन ग्रंथों का उपयोग ऐतिहासिक प्रयोजन से करना आसान नहीं है। शायद इन काव्यों में उल्लिखित व्यक्तिवाचक नाम, उपाधि, वंश, क्षेत्र आदि आंशिक रूप से यथार्थ हो, सही नहीं हो। संगम ग्रंथों में उल्लिखित चेर राजाओं के नाम दानकर्ता के रूप में ईसा की पहली और दूसरी सदी के दान पत्रों में भी आए हैं। यानी संगम ग्रंथों में जो ये चेर राजा हैं जिनके दानकर्ताओं के नाम यहाँ मिलते हैं, तो चेर राजाओं के दानकर्ता के रूप में ईसा की पहली और दूसरी सदी के दान पत्रों में भी आए हैं। यानी संगम साहित्य जो लेके गए थे, जैसे इनका काल मैंने बताया संगम साहित्य का, तो संगम साहित्य के काल में जो इनका वर्णन मिलता है, जैसा कि यहाँ मैंने बताया था कि संगम साहित्य जो हैं जिनमें ये काल इनका मिलता है, अब संगम साहित्य जो है इसमें समूचा साहित्य संगम साहित्य के नाम से प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि संगम मतलब एक ऐतिहासिक साहित्यिक सभा जो होती है उसको संगम कहते थे, और 3-4 सदियों में साहित्य का सृजन किया गया था। ठीक है, मतलब संकलन जो है इनका ईसा की आरंभिक 4 सदियों में हुआ था और अंतिम संकलन जो 6ठी सदी में हुआ है वैसा जाना पड़ता है। तो संगम ग्रंथों में उल्लिखित चेर राजाओं के नाम दानकर्ता के रूप में ईसा की पहली और दूसरी सदी के दान पत्रों में आए हैं। संगम ग्रंथों में बहुत से नगरों का उल्लेख मिलता है, इसलिए इनमें उल्लिखित कावेरी पट्टनम का समृद्धिपूर्ण अस्तित्व पुरातात्विक साक्ष्य से समर्पित हुआ है। इनमें यह भी बताया गया है कि यवन लोग अपने अपने पोतों पर आते, सोना देकर गोल मिर्च खरीदते और स्थानीय लोगों को सुरा और दासियाँ पहुंचाते थे। ठीक है, यवन लोग जो है अपने अपने पोतों पर आते थे, सोना देकर गोल मिर्च खरीदते और स्थानीय लोगों को सुरा यानी मतलब मदिरा और दासियाँ पहुंचाते थे। ये व्यापार हम केवल लैटिन और ग्रीक लेखों से ही नहीं बल्कि पुरातात्विक साक्ष्यों से भी जानते हैं। ईसा के आरंभिक सदियों में प्रायः द्वीपीय तमिलनाडु के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के अध्ययन के लिए संगम साहित्य एकमात्र प्रमुख स्रोत है। व्यापार और वाणिज्य के बारे में इससे जो जानकारी मिलती है उसकी विदेशी विवरणों और पुरातात्विक प्रमाणों से भी पुष्टि होती है। अब हम बात करते हैं विदेशी विवरणों की विदेशी विवरणों को देशी साहित्य का अनुपूरक बनाया जा सकता है। पर्यटक बनकर या भारतीय धर्म को अपना कर अनेक यूनानी, रोमन और चीनी यात्री भारत आए और अपनी आँखों देखे भारत के विवरण लिख छोड़े। ध्यान देने योग्य बात है कि भारतीय स्रोतों में सिकंदर के हमले की कोई जानकारी नहीं मिलती। उसके भारतीय कारनामों के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए हमें पूर्णतः यूनानी स्रोतों पर आश्रित रहना पड़ता है। यूनानी लेखकों ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर हमला करने वाले सिकंदर महान के समकालीन रूप से सैंड्रोकोटस के नाम का उल्लेख किया है। ये सिद्ध किया गया है कि यूनानी विवरणों का ये सैंड्रोकोटस और चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके राज्यारोहण की तिथि 322 ईस्वी पूर्व निर्धारित की गई है, एक ही व्यक्ति थे। यूनानी विवरणों का सैंड्रोकोटस या चंद्रगुप्त मौर्य एक ही व्यक्ति थे। यह पहचान भारत के तिथि क्रम के लिए सुदृढ़ आधारशिला बन गई। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत बनकर आए मेगस्थनीज की इंडिका उन उद्धरणों के रूप में ही सुरक्षित हैं जो अनेक प्रख्यात लेखकों की रचना में आए। ठीक, इन उद्धरणों को एक साथ मिलाकर पढ़ने पर न केवल मौर्य शासन व्यवस्था के बारे में ही बल्कि मौर्यकालीन सामाजिक वर्गों और आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में भी मूल्यवान जानकारी मिलती है। इंडिका अतिरंजित बातों से मुक्त नहीं है, पर ऐसी बातें तो अन्य प्राचीन विवरणों में भी पाई जाती हैं। ईसा की पहली और दूसरी सदियों के यूनानी और रोमन विवरणों में भारतीय बंदरगाहों के उल्लेख मिलते हैं और भारत और रोमन साम्राज्य के बीच होने वाले व्यापार की वस्तुओं की भी चर्चा मिलती है। यूनानी भाषा में लिखी गई पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी और टोलेमी की जियोग्राफी नामक पुस्तकों में भी प्राचीन भूगोल और वाणिज्य के अध्ययन के लिए प्रचुर मात्रा में सामग्री मिलती है।
तो यूनानी भाषा में लिखी गई एक तो है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी और टोलेमी की ज्योग्राफी। इन पुस्तकों में भी प्राचीन भूगोल वाणिज्य अध्ययन के लिए प्रचुर मात्रा में सामग्री मिलती हैं। इनमें पहली पुस्तक जो है जिसको हम पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी कहते हैं वो 80 और 115 ईस्वी के बीच में किसी अज्ञात लेखक ने लिखी। ठीक, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी ये जिसने लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार का वृत्तांत दिया है। दूसरी पुस्तक 150 ईस्वी के आसपास की मानी जाती है। प्लिनी की नेचुरलिस हिस्टोरिका जो प्लिनी की हैं, नेचुरल हिस्टोरिका जो है ईसा की पहली सदी की हैं। ये लैटिन भाषा में है और हमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी देती हैं। चीनी पर्यटकों में प्रमुख हैं फायान या हुआनसांग। फायान और हुआनसांग ये चीनी पर्यटकों में हैं। दोनों बौद्ध थे और बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने और बौद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत आए थे। फायान ईसा की 5वीं सदी के प्रारंभ में आया था और हुआनसांग 7वीं सदी के दूसरे चतुर्थांश में। ठीक है, तो फायान तो ईसा की 5वीं सदी के प्रारंभ में आया था। ठीक, और दूसरा जो नाम है हुआनसांग वो 7वीं सदी के दूसरे चतुर्थांश में। फायान ने गुप्तकालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला। फायान जो ईसा की 5वीं सदी के आरंभ में यहाँ पर आया था। ठीक, तो हुआनसांग जो था, हुआनसांग ने इसी प्रकार की जानकारी जो है हर्षकालीन भारत के बारे में दी है जो 7वीं सदी के दूसरे चतुर्थांश में आया था। अब हम डालते हैं ऐतिहासिक दृष्टि पर एक दृष्टि। प्राचीन भारतीयों पर आरोप लगाया गया है कि उनमें ऐतिहासिक दृष्टि का अभाव था। ये तो स्पष्ट है कि उन्होंने वैसा इतिहास नहीं लिखा जैसा आजकल लिखा जाता है और न वैसा ही लिखा जैसा यूनानियों ने लिखा। फिर भी हमें पुराणों में एक प्रकार का इतिहास अवश्य मिलता है। पुराणों की संख्या 18 हैं। 18 पारंपरिक पद हैं। विषय वस्तु की दृष्टि से पुराण विश्वकोश जैसे हैं, पर इनमें गुप्त काल के आरंभ तक का राजवंशी इतिहास आया है। इनमें घटना के स्थलों का उल्लेख मिलता है और कभी कभी घटना के कारणों और परिणामों का विवेचन भी किया गया है, परंतु यथार्थ में ये घटनाएं विवरण लिखे जाने के काफ़ी पहले हो चुकी थी। इन पुराणों के लेखक परिवर्तन की धारणा से अनभिज्ञ थे जो इतिहास का सार तत्व होती हैं। पुराणों में 4 युग बताए गए हैं: कृत, त्रेता, द्वापर और कली। इनमें हर युग अपने पिछले युग से घटिया बताया गया है और कहा गया है कि एक युग के बाद जब दूसरा युग आरंभ होता है तब नैतिक मूल्यों और सामाजिक मानदंडों का अधःपतन या अधोपतन होता है। काल और स्थान जो इतिहास के महत्वपूर्ण तत्व हैं उनका महत्व इनमें बतलाया गया है। महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है कि देश और काल के बदलने से अधर्म धर्म हो जाता है और धर्म अधर्म। इस प्रकार के संवत जिनके निर्देश के साथ घटनाएं अभिलिखित होती थीं प्राचीन भारत में शुरू हुए। विक्रम संवत का आरंभ 57 से 58 ईसा पूर्व में हुआ। शक संवत का आरंभ 57 से 58 के आसपास हुआ था और शक संवत का 78 ईस्वी में और गुप्त वंश का 319 ईस्वी में। उत्कीर्ण अभिलेखों में घटनाओं का उल्लेख काल और स्थान के संदर्भ में किया गया है। तीसरी सदी ईसा पूर्व के दौरान अशोक के अभिलेखों में काफ़ी ऐतिहासिक दृष्टि लक्षित होती हैं। अशोक ने 37 वर्ष शासन किया। उनके शिलालेखों में अनेक शासनकाल के 8वें से 27वें वर्ष तक की घटनाएं वर्णित हैं। उनके शासनकाल के 8वें से 27वें वर्ष तक की घटनाएं वर्णित हैं। अभी तक उसके जो शिलालेख मिले हैं उनसे उसके शासनकाल के केवल 9 वर्षों की घटनाओं का पता चलता है। भविष्य में और अभिलेखों के मिलने पर उसके शासन के शेष वर्षों की घटनाओं का भी पता चल सकता है। इसी तरह ईसा की पहली सदी में कलिंग के खारवेल ने हाथी गुम्फा अभिलेख में अपने जीवन की बहुत सारी घटनाओं का जिक्र वर्षवार किया है। कलिंग के खारवेल ने हाथी गुम्फा अभिलेख जो है कलिंग के खारवेल शासक के बारे में बता जानकारी मिलती है। पहली सदी में ये मिली थी।
भारत के लोगों ने जीवन चरितात्मक रचनाओं में ऐतिहासिक दृष्टि का अच्छा परिचय दिया है। इसका सुंदर उदाहरण है हर्षचरित, जिसकी रचना बाण भट्ट ने ईसा की 7वीं सदी में की। यह लगभग जीवन चरित्र के ढंग का गद्य काव्य है और अलंकारों से इतना जटिल है कि परवर्ती नकलचियों को निराश होना पड़ा। इसमें हर्षवर्धन के आरंभिक जीवन का वृत्तांत है। अत्युक्तियों की भरमार होते हुए भी यह हर्ष के दरबार की चहल पहल और उस युग के सामाजिक धार्मिक जीवन का विलक्षण आभास देता है। बाद में कई और चरित्र लिखे गए। संध्याकर नदी के रामचरित 12वीं सदी में बताया गया है कि कैवर्त जाति के किसानों और पाल वंश के रामपाल राजा जो था उनके बीच किस तरह लड़ाई हुई और किस तरह रामपाल विजयी हुए। इसके अलावा विल्हण के विक्रमांक देव चरित में कल्याण के चालुक्य राजा विक्रमादित्य पंचम के पराक्रमों का वृत्तांत है। 12वीं-13वीं सदी में गुजरात में कई सेठों के भी चरित्र जीवनी लिखे गए। इस तरह ऐतिहासिक रचनाएं दक्षिण भारत में भी हुई होंगी, लेकिन अभी तक ऐसा एक ही वृत्तांत प्रकाश में आया है। इसका नाम है मूषिक वंश, ठीक, जिसकी रचना जो है अतुल ने 11वीं सदी में की। इसमें मूषिक राजवंश का वृत्तांत है, जिसका शासन उत्तरी केरल में था। परंतु आरंभिक ऐतिहासिक लेखन सबसे अच्छा उदाहरण जो है राज तरंगिणी यानी राजाओं की धारा, तरंगिणी का राजाओं की धारा, जिसकी रचना कर्ण ने 12वीं सदी में की। ये कश्मीर के राजाओं के चरित्रों का संग्रह है। दरअसल यह पहली कृति है जिसमें आज के अर्थ में इतिहास के बहुत कुछ लक्षण विद्यमान हैं। इतिहास का निर्माण। अब तक प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक दोनों तरह के बहुत सारे पुरास्थलों की खुदाई और छानबीन की जा चुकी हैं, परंतु प्राचीन भारतीय इतिहास की मुख्य धारा में उसके परिणामों को स्थान नहीं मिल पाया है। भारत में सामाजिक विकास किन किन अवस्थाओं से गुजरा है और इनका बोध तब तक नहीं हो सकता जब तक प्रागैतिहासिक पुरातत्व के परिणामों की ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा। इतिहासकालीन पुरातत्व भी उतना ही महत्व का है। यद्यपि प्राचीन इतिहास के काल के 150 से अधिक पुरास्थलों की खोज हो चुकी हैं, तथापि प्राचीन काल के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों के अध्ययन में उन खुदाइयों की प्रासंगिकता का विवेचन सामान्य पुस्तकों में नहीं किया गया है। यह काम परम आवश्यक है। प्राचीन भारत के नगरीय इतिहास के संदर्भ में तो यह और भी जरूरी है। प्राचीन भारत के नगरीय इतिहास के संदर्भ में तो ये और भी जरूरी है। अब तक अधिकांशतः बौद्ध और कुछ एक ब्राह्मणिक स्थलों के महत्व रेखांकित किए गए हैं, किंतु यह अत्यावश्यक है कि धार्मिक इतिहास के अध्ययन में आर्थिक और सामाजिक पक्षों पर ध्यान दिया जाए। प्राचीन इतिहास अभी तक मुख्यतः देशी और विदेशी साहित्यिक स्रोतों के आधार पर ही रचा गया है। सिक्कों और अभिलेखों की कुछ भूमिका अवश्य रही है, किंतु अधिक ग्रंथों को महत्व दिया गया है। अब नए नए तरीकों की ओर ध्यान देना है हमें। एक और वैदिक युग और दूसरी ओर चित्रित धूसर मृदबांड यानी कि PGW तथा अन्य पुरातात्विक सामग्रियों के बीच पारस्परिक संबंध स्थापित करना। इस तरह प्रारंभिक पाली ग्रंथों का संबंध उत्तरी काला पॉलिशदार मृदबांड यानी कि NBPW पुरातत्व के साथ जोड़ना होगा और संगम साहित्य से प्राप्त सूचनाओं को हम उन सूचनाओं के साथ मिलाना है जो प्राय द्वीपीय भारत के आरंभिक महापाषाणीय पुरातत्व में मिलती हैं। पुराणों में दी गई लंबी लंबी वंशावलियों की अपेक्षा पुरातात्विक साक्ष्य को कहीं अधिक मूल्य दिया जाना चाहिए। पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार अयोध्या के राजा राम का काल 2000 ईस्वी पूर्व के आसपास भले ही मान लें, पर अयोध्या में की गई खुदाई और व्यापक छानबीन से तो ये सिद्ध होता है कि उस काल के आसपास वहाँ कोई बस्ती थी ही नहीं। इसी तरह महाभारत में कृष्ण की भूमिका भले ही महत्वपूर्ण हो, पर मथुरा में पाए गए 200 ईस्वी पूर्व और 300 ईस्वी पूर्व के बीच अभिलेखों के और मूर्ति कला की कृतियों से उनके अस्तित्व की पुष्टि नहीं होती। इसी तरह कठिनाइयों के कारण महाभारत और रामायण के आधार पर कल्पित महाकाव्य युग यानी एपिक एज की अवधारणा त्यागनी होगी। हालांकि अतीत में प्राचीन भारत पर लिखी गई
लगभग सभी सर्वेक्षण पुस्तकों में इसे एक अध्याय बनाया गया है। अवश्य ही रामायण और महाभारत दोनों में सामाजिक विकास के विभिन्न चरण ढूंढे जा चुके हैं। इसका कारण यह है कि ये महाकाव्य सामाजिक विकास की किसी एक अवस्था के द्योतक नहीं है। इनमें अनेक बार परिवर्तन हुए हैं, जैसा कि इस अध्याय में पहले बताया जा चुका है। कई अभिलेख की उपेक्षा अब तक यह कहकर की जाती रही है कि उनका ऐतिहासिक मूल्य नाम मात्र है। ऐतिहासिक मूल्य का अर्थ यह मान लिया गया है कि कोई ऐसी जानकारी जो राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए अपेक्षित हो। इसके अलावा पौराणिक अनुश्रुतियों की अपेक्षा जो है अभिलेख निश्चय ही अधिक विश्वसनीय है। पौराणिक अनुश्रुतियों जो हैं उनकी अपेक्षा अभिलेख निश्चय अधिक विश्वसनीय है। जैसे अनुश्रुति का सारा सातवाहनों के आरंभ के पीछे ढकेलने में लिया जाता है। अनुश्रुति का सारा जो है सातवाहनों के आरंभ को पीछे ढकेलने में लिया जाता है, जबकि अभिलेखीय आधार पर इनका आरंभ काल ईसा पूर्व पहली सदी है। अभिलेखों में किसी राजा का शासनकाल, उसकी विजय, उसका राज्य विस्तार, ये बातें मिल सकती हैं, पर साथ ही राज्यतंत्र, समाज, अर्थतंत्र और धर्म के विकास की प्रवृत्तियां भी दिखाई देती हैं। इसलिए प्रस्तुत पुस्तक में अभिलेखों का सहारा केवल राजनीतिक या धार्मिक इतिहास के प्रसंग में ही नहीं लिया गया है। मतलब इतिहास के प्रसंग में ही नहीं लिया गया है। अभिलेखीय अनुदान पत्रों का महत्व केवल वंशावलियों और विजयावलियों के लिए नहीं है, बल्कि और भी विशेष रूप से ऐसी जानकारी के लिए है कि किन किन नए राज्यों का उदय हुआ और सामाजिक तथा भूमि व्यवस्था में विशेषतः गुप्तोत्तर काल में क्या क्या परिवर्तन हुए। इसी तरह सिक्कों का सहारा केवल हिंद, यवनों, शकों, सातवाहनों, कुषाणों के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए नहीं लेना है, बल्कि व्यापार और नगरीय जीवन के इतिहास की झलक पाने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकना आवश्यक है। सारांश यह है कि इतिहास निर्माण के लिए ग्रंथों, सिक्कों, अभिलेखों, पुरातत्व आदि से निकली सारी सामग्री का ध्यान से संकलन होना परमावश्यक है। बताया जा चुका है कि इसमें विभिन्न स्रोतों के अपेक्षित महत्व की समस्या खड़ी होती हैं। जैसे सिक्के, अभिलेख, पुरातत्व उन मिथक से अधिक मूल्यवान हैं जो हमें रामायण, महाभारत और पुराणों में मिलते हैं। पौराणिक मिथक प्रचलित मानकों का समर्थन करते हैं, लोकाचार को वैध बताते हैं और जातियों या अन्य सामाजिक वर्गों में संगठित लोगों के विशेषाधिकारों और अपात्रताओं को न्यायोचित ठहराते हैं। परंतु उनमें वर्णित घटनाओं को यूं ही नहीं सही मान लिया जा सकता है। अतीत के प्रचलनों की व्याख्या उनके वर्तमान अवशेषों से या आदिम जनों के अध्ययन से प्राप्त अंतर्दृष्टि से भी की जा सकती हैं। कोई भी ठोस ऐतिहासिक पुनर्निर्माण अन्य प्राचीन समाजों में होने वाले हलचल से आंखें मूंद नहीं सकता। तुलनात्मक दृष्टि को अपनाने से प्राचीन भारत में पाई जाने वाली किसी बात को विरल या अभूतपूर्व मान लेने का दुराग्रह दूर हो सकता है, और अध्येताओं को ऐसी प्रवृत्तियां भी दिखाई दे सकती हैं जो अन्य देशों के प्राचीन समाजों की प्रवृत्तियों से मिलती जुलती हों। तो कालक्रम की बात करें तो तीसरी सहस्राब्दी ईस्वी पूर्व सिंधु संस्कृति में लेखन की शुरुआत। तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व। ऋग्वेद 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 से 500 ईसा पूर्व यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। 600 से 300 ईसा पूर्व स्रोत और गृह सूत्र। छठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है वो है साहित्य के अनुसार महावीर और बुद्ध छठी शताब्दी ईसा पूर्व। 500 से 200 ईसा पूर्व धर्मसूत्र। पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व पुरातत्व के अनुसार महावीर और बुद्ध। ठीक, साहित्य के अनुसार महावीर बुद्ध जो है छठी शताब्दी ईसा पूर्व हैं। पुरातत्व के अनुसार महावीर बुद्ध जो है पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हैं। 450 ईसा पूर्व पाणिनि का व्याकरण। 326 ईसा पूर्व सिकंदर का आक्रमण। 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में बौद्ध गम्य लिखावट। 58 से 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत। पहली शताब्दी ईसा पूर्व कलिंग के खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। श्रीलंका में प्राचीनतम पाली मूल ग्रंथ संकलित हुआ पहली शताब्दी ईसा पूर्व में।
ईसवी सन की निम्नांकित तिथियाँ। 78 ईस्वी जो है वो शक संवत प्रारंभ हुआ। ठीक। 80 से 115 ईस्वी जो है वह द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इसके अलावा 150 ईस्वी जो है वो टोलेमी की ज्योग्राफी। 319 ईस्वी जो है गुप्त संवत प्रारंभ हुआ। 400 ईस्वी पूर्व जो है महाभारत रामायण और पुराणों का अंतिम रूप से संकलन। 4वीं शताब्दी जो आती है उसमें मध्य एशिया में प्राचीनतम भारतीय पांडुलिपि प्राप्त हुई है। 4वीं शताब्दी प्राप्त हुई है। 5वीं शताब्दी में फा यान का भारत में आगमन। 6वीं शताब्दी में वल्लभी में प्राकृत जैन मूल ग्रंथों का अंतिम रूप से संकलन। 7वीं शताब्दी में हुआन सांग का भारत में आगमन। बाण भट्ट कृत हर्षचरित भी 7वीं शताब्दी की हैं। 11वीं शताब्दी जो है उसमें अतुल कृत मूषिक वंश जो दक्षिण भारत की हैं। इसके अलावा 11वीं 12वीं शताब्दी जो है विल्हण कृत विक्रमांक देवचरित। इसके अलावा 12वीं शताब्दी जो है संध्याकर नदी जो कृत रामचरित। संध्याकर नंदी कृत रामचरित। कल्हण द्वारा राजतरंगिणी तो कल्हण कृत राजतरंगिणी 12वीं शताब्दी में है ये भी। इसके अलावा 12वीं शताब्दी में ही जेम्स प्रिंसेप अशोक का अभिलेख पढ़ने में सफल हुआ 12वीं शताब्दी में। संध्याकर नंदी के द्वारा लिखी गई रामचरित। तो ये हमने अध्याय पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं भौगोलिक ढांचा, लेकिन अभी नहीं, अगले